नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारत की खोज हुई और उसके बाद कैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ और वन बाय वन उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। वो सारी चीजें कंप्लीटली हम लोगों ने कल देख ली थी। अब आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। एक-एक करके कैसे उन्होंने पहले प्लासी के युद्ध में कैसे बंगाल को जीता, है ना? मैसूर का युद्ध लड़ा वो और फिर ये कर्नाटक के युद्ध हुए तो वहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियों को कैसे उन्होंने कमज़ोर कर दिया। और कल हम लोगों ने देख लिया था बेदरा के युद्ध में डचों को उन्होंने बाहर कर दिया था। तो ऐसे-ऐसे करके पूरे पूरे भारत पर एक तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो वो आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष। यूरोपीय कंपनियों में कौन? देखिए बेदरा के युद्ध में डच बाहर हो गए थे। पुर्तगालों से शादी समझौता जब हुआ, शादी वगैरह हुई तो गोवा छोड़कर बाकी जो मुंबई वाला एरिया था वो दहेज में मिल गया था। तो शक्तिशाली वहां भी अंग्रेज हो गए थे और पुर्तगाली कमजोर पड़ गए थे। तो ऐसे करके अब कौन बचा था? यहाँ पर एक ही बचा था, फ्रांस। फ्रांसीसी जो थे वही अंग्रेजों को अपने सामने देख रहे थे कि भाई कैसे भी करके इनको कमजोर और किया जाए और पूरे भारत पर अपना एक छत्र राज किया जाए। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है यूरोप में अभी, ऑस्ट्रिया को लेकर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। किस किस के बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो उसी का असर भारत पर भी पड़ा और भारत में इसको जाना जाता है कर्नाटक युद्ध के नाम से। और प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका हो गया 1746 से 1748 तक लेकर। और इसमें लड़ाई लड़ी गई आपकी सेंट टॉमी का युद्ध हुआ। एक जगह है सेंट टॉमी का युद्ध, वो सेंट टॉमी का युद्ध हुआ। तो इसको डुप्ले लड़ रहा है ना। डुप्ले जो फ्रांस का एक गवर्नर था, वो बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं उसकी कूटनीति बहुत शानदार थी और वो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं हराने की ताकत रखता था और उसने अपनी कूटनीति के माध्यम से फंसा भी लिया था यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वहां पर ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुआ तो वहां से ऑर्डर आया यूरोप से कि भाई युद्ध को भारत में भी रोक दिया जाए। तो एक्सला सेपिल की जो संधि है इसके माध्यम से कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1748 में रोक दिया गया। तो ये बात आप लोगों को समझ लेनी है, ये है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। तो इसमें डुप्ले की अपनी खुद की महत्वाकांक्षा थी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने अंग्रेजों को हरा दिया था और अगर मैं अंग्रेजों को हरा सकता था तो पूरे भारत पर हमारा कह सकते हैं एक तरीके से प्रभुत्व हो जाता है ना। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर उसकी महत्वाकांक्षा निकलकर सामने आई और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। देखिए प्रथम युद्ध जो था वो सिर्फ भारत में हो रहा था लेकिन उसमें भारतीय जो राजा थे या नवाब लोग थे वो कहीं भी उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ ना इसमें शामिल थे। एक तो हैदराबाद और कर्नाटक दोनों इसमें शामिल थे, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद का जो कह सकते हैं शासक था उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर उसका पुत्र और पौत्र, दोनों पुत्र और पौत्र, कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के मध्य यहाँ पर देखा जाए तो स्थापित अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए को लेकर जंग हो गई। तो एक तो हैदराबाद इसमें शामिल हो गया क्योंकि एक पार्टी यहाँ पर नासिर जंग चला गया अंग्रेजों के पास और मुजफ्फर जंग चला गया यहाँ पर फ्रांसों के पास। ठीक है, और वहीं पर एक कर्नाटक में भी चल रहा था अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच, क्योंकि अनवरुद्दीन यहाँ पर शासक कर रहा था और चंदा साहब को यहाँ पर देखा जाए तो मराठों ने कैद कर रखा था 7 साल तक और फिर चंदा साहब को छोड़ दिया। तो जैसे ये वापस आए कर्नाटक में तो कर्नाटक में इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया अपने शक्ति स्थापित करने को लेकर। ठीक है, तो ये भी एक एक पार्टी, जो अनवरुद्दीन है वो चला गया अंग्रेजों के साथ और जो चंदा साहब थे वो चले गए फ्रांस के साथ। तो ये एक ग्रुप बन गया और दूसरा ग्रुप ये बन गया। इसको ठीक है मिटा के ठीक से देख लेते हैं। दो गुट इसमें सामने संभल के सामने आए कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, कौन कौन से युद्ध? एक तो गुट आया आपका अंग्रेजों वाला जिसमें अनवरुद्दीन और नासिर जंग थे और एक आया फ्रांस वाला जिसमें चंदा साहब और मुजफ्फर जंग थे। ये था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इन दोनों के बीच हुआ। तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग भी इसमें मारे गए और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग इसमें फ्रांसीसियों के साथ थे और वो लास्ट तक लड़ते रहे। और फिर इसके बाद चंदा साहब की मृत्यु हो गई और मुजफ्फर जंग अकेला बचा और पांडुचेरी की संधि के बाद ये समाप्त हो गया। इसमें काफी एक तरीके से घाटा हुआ फ्रांसीसियों का। घाटा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए डुप्ले की ये महत्वाकांक्षा नीति के तहत ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फ्रांस साथ नहीं दे रहा था। तो फ्रांस से हथियार आ नहीं रहे थे और अंग्रेजों ने हथियारों की संख्या, जो आने की संख्या थी नौसेना के थ्रू, वो ज्यादा कर दी थी। तो यहाँ पर अंग्रेज शक्तिशाली हासिल हुए और फ्रांसीसी कमजोर साबित हुए क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं कि हथियार ही वहां से आना बंद हो गए थे। तो यहाँ पर कमजोर हो गए भारत में और फिर इसके तहत हुई पांडुचेरी की संधि। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पहले तो पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो अंबूर का युद्ध, ये अंबूर में लड़ा गया था और इसमें किसकी संधि हुई? तो पांडुचेरी की संधि हुई। ठीक, और उसके बाद फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ।
ये सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। यूरोप में जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसका विस्तार था ये, और इसमें बॉन-डिवॉर्स का युद्ध हुआ। ठीक है, बॉन-डिवॉर्स का युद्ध हुआ और संधि कहाँ की हुई? पेरिस की संधि। तो तीन चीजें यहाँ पर याद रखिए तीनों युद्धों में। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे क्या? प्रथम कर्नाटक युद्ध कहाँ पर हुआ? सेंट टोमे का युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक में कौन सा युद्ध हुआ? अंबूर का युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ? बॉन-डिवॉर्स का युद्ध। तीन तो ये युद्ध पूछे जाएंगे आपसे। फिर कहाँ कहाँ संधि हुई? तो पहले में हुई एक्सला सेपिल की संधि, दूसरे में हुई आपकी पांडुचेरी की संधि, ठीक है, और तीसरे में हुई पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के साथ ही आपका कर्नाटक युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज पूरी शक्ति के साथ उभर के सामने आए। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। कर्नाटक युद्ध हो गया, फ्रांसीसी शक्ति कमजोर पड़ गई और अंग्रेज पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं बंगाल का अधिकरण। बंगाल का अधिकरण कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल में नवाबों का क्रम देख लेते हैं, कौन कौन से नवाब आए। मुर्शीद कुली खां आए सबसे पहले, फिर सुजाउद्दीन सरफराज, फिर अलीवर्दी खां। ठीक है, तो ऐसे करिए आप लोग याद यहाँ पर। ठीक है, आप किसी में रसीद कर दो, क्या? थप्पड़, है ना? ट्रिक को समझिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा? थप्पड़ मारते ही उसका जो है कहीं पर सूझ जाएगा जहां पर आप थप्पड़ मारोगे। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पर वो किसका सफर करेगा? ठीक है, सफर करेगा वर्दी का। ठीक, मतलब जिसने थप्पड़ रसीद किया फिर वो सफर करेगा किसका? वर्दी का। अब आप समझ सकते हो इस ट्रिक को कैसे? सबसे पहले आप रसीद करिए, रसीद से हो जाएगा मुर्शीद, तो किसी का जहां पे थप्पड़ पड़ेगा वहां पे सूझ जाएगा ना, तो सूजा। फिर सफर करेगा तो सरफराज, और किसका? वर्दी का, तो अली वर्दी खां। ये पहले चार कर लीजिएगा। उसके बाद फिर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, ये तो याद ही रहेंगे क्योंकि इनकी चर्चा तो हम अभी यार तुरंत करने जा ही रहे हैं, तो ये भी याद हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ऐसे करके पूरा बंगाल का याद हो जाएगा जितने लोग हैं। तो जो बंगाल का सबसे पहला शासक था मुर्शीद कुली खां, उसके बारे में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजधानी किसने ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर की थी, स्थानांतरण की थी? तो वो की थी मुर्शीद कुली खां ने। तो एक तो ये बात याद रख लीजिए किसका बारे। और इजारेदारी प्रथा जो है और तकाबी ऋण, ये किसने स्टार्ट की थी? तो ये भी मुर्शीद कुली खां। दो बातें आप लोगों को मुर्शीद कुली खां के बारे में कर लेना है, एक तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की, दूसरा इजारेदारी प्रथा या तकाबी ऋण आपसे पूछा जाएगा किसने स्टार्ट की थी, तो वो भी मुर्शीद कुली खां ने की थी। ठीक है, ये हो जाएगा याद। फिर सिराजुद्दौला के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में देखिए सुजाउद्दीन सरफराज और अली वर्दी खां के बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है आज तक, तो मैं भी क्यों इसके बारे में पढ़ाऊं और आप भी क्यों पढ़ो। तो यहाँ पर देख लीजिए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में कौन कौन सी घटनाएं? एक तो क्या होता है, जब अंग्रेज बंगाल में एक तरीके से व्यापार कर रहे थे तब तक इसने कोई भी वहां पर हलचल नहीं की, सिराजुद्दौला ने उनको नहीं रोका। लेकिन एक समय क्या हुआ, उन्होंने वो फोर्ट बनाने लगे और फोर्ट को किलेबंदी करने लगे, फोर्ट की, है ना? किलेबंदी जैसे ही फोर्ट की उन्होंने की, तब इसको दिक्कत हुई और इसने उनको रोका। रोका और वहां जाकर जितने भी लोग वहां पर रोकने पर नहीं मान रहे थे उनको वो पकड़ कर लाया और एक कमरे में उनको बंद कर दिया। 1 से 46 अंग्रेजों को वो पकड़ कर लाया और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 23 ही जिंदा बचे सुबह तक। ठीक है, पूरी रात में 123 लोग मारे गए। तो इसको कहते हैं ब्लैक हॉल की घटना, और ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में। तो एक ये ब्लैक हॉल की जो घटना है ये सिराजुद्दौला के नाम पर जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ ली जाती है। और फिर हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ? जैसे ही यहाँ पर ब्लैक होल की घटना हुई तो यहाँ मद्रास में कौन था? मद्रास में इस समय क्लाइव था। तो क्लाइव को भेजा गया कि जाइए जो ब्लैक होल की घटना जहाँ पर हुई है वहां पर जाके सिराजुद्दौला को हरा दीजिए। तो यहाँ से क्लाइव को भेजा गया। क्लाइव आया, क्लाइव ने देखा भाई बड़ा खतरनाक इंसान है, 146 लोगों को एक रात में बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में, और उसमें से मात्र 23 ही जिंदा बचे, तो इससे थोड़ा समझ कर काम करना पड़ेगा, है ना? तो प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध से पहले ही क्लाइव ने, कहते हैं कि मीर जाफर और राय दुर्लभ जो वहां के मेन हेड सेनापति थे, तो मेन सेनापतियों को अपने पक्ष में मिला लिया था। तो कह सकते हैं ये प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध कोई बहुत ज्यादा ईमानदारी वाला युद्ध नहीं था, ये एक छल था, है ना? एक तरीके से अंग्रेजों ने वहां के प्रमुख सेनापतियों को अपनी साइड कर लिया, और जो छोटे छोटे सेनापति थे या फिर सैनिक थे, नॉर्मली सैनिक ही कुछ जो सिराजुद्दौला के साथ लड़े और लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, सिराजुद्दौला भी वहां से भाग गया, लेकिन बाद में उसको मीर कासिम के जो बेटा है उसने पकड़कर मार दिया। ठीक, तो प्लासी का युद्ध जब हुआ 23 जून 1757 को, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की तरफ से
मीर मदान और मोहनलाल ये दो उसके प्रमुख सेनापति थे जो कि मैदान में ही लड़ते हुए मारे गए। और मीर जाफर जो उसके मुख्य सेनापति था और राय दुर्लभ ये जाके दोनों किससे मिल गए, रॉबर्ट क्लाइव से, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इनको ऑफर दिया था मीर जाफर को कि जैसे ही प्लासी का युद्ध जीत लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा तो आपको वहां का नवाब बना दिया जाएगा, है ना। तो नवाब बनने की लालच में उसने अपने ही नवाब को गद्दारी कर दी और उसको हरवा दिया और मरवा भी दिया बाद में, ठीक है। तो ये हो गया प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध किसने जीता, वो अंग्रेजों ने जीता, और यहाँ से अंग्रेज उभर कर सामने आए एक शक्तिशाली रूप में, ठीक। चलिए फिर मीर जाफर को बना दिया वहां का नवाब, और मीर जाफर धीरे धीरे उनके जो कह सकते हैं अंग्रेजों के खर्चे से या अंग्रेजों को जो उसको देना पड़ता था एक साल में जितना भी देना पड़ता था उससे परेशान हो गया और उसका खजाना धीरे धीरे खाली हो गया। इस चक्कर में वो दबाव में आने लगा और अंग्रेजों से बात करने लगा कि कम अब पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। तो इतने में उन्होंने इसको हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया। तो मीर जाफर से कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीर कासिम से क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो देखिए ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाई थी राजधानी, अभी हम लोगों ने देखा है ये सबसे पहले जो मुर्शीद कुली था उसने लाई थी। और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कट्टे का आज भी आप कट्टे का वहां पर सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कट्टे जहां पर बेचे जाते हैं ना, तो ये लाइसेंस बंदूक तो होती नहीं है, तो आज भी बिहार में सबसे ज्यादा कट्टे अगर कहीं बेचे जाते हैं तो वो बेचे जाते हैं मुंगेर में, ठीक है। और फट जाते हैं, ये एक ही गोली उसमें से निकलती है वो उतने में गर्म हो जाता है, फट जाते हैं, है ना। अगर आप लोगों में से किसी ने चलाया होगा कट्टा तो पता होगा उसको कि दूसरी गोली लोड करोगे ना तो उसको रुमाल से पकड़ना पड़ता है उसकी नाल को, है ना, नहीं तो फिर हाथ चल जाएगा। तो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने की है। और बक्सर का युद्ध इसके समय हुआ। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, एक दस्तक नाम का एक जो कह सकते हैं एक दस्तक एक वो था कि व्यापार के लिए एक दस्तक दिया गया था मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर ने ये अंग्रेजों को दिया था कि ये आप दस्तक कहीं भी दिखाएंगे तो आप टैक्स फ्री रहेंगे, चुंगी कर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो मीर कासिम इसको समझ रहा था और मीर कासिम ने ये दस्तक को ही हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि इस दस्तक को अंग्रेज लोग दूसरे लोगों को भी देते थे, भारतीय लोगों को, और उनसे पैसा ले लेते थे दस्तक का, ठीक है। तो वो पैसा मीर कासिम के पास ना जाकर वो अंग्रेजों के पास जा रहा था, तो उसने दस्तक को ही यहाँ पर कैंसिल कर दिया। और जैसे ही इस दस्तक को कैंसिल कर दिया, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया, तो अंग्रेजों की पकड़ इस पर ढीली हो रही थी। तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये दिक्कत करेगा, तो इसी ने ले लिया बक्सर का युद्ध का एक रूप। और बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, देखिए मीर कासिम को जैसे ही उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब युद्ध होगा, तो मीर कासिम भाग के गया अवध, ठीक है, सबसे पहले अवध गया और फिर अवध से कहाँ गया, दिल्ली, ठीक। तो अवध का राजा जो था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला भी इसके साथ हो गया, और यहाँ पर शाह आलम द्वितीय था वो भी इसके साथ हो गया, ठीक। अब इस युद्ध को समझिए आप, इस युद्ध में क्या होगा कि पूरा का पूरा भारत एक झटके में अंग्रेजों के हाथ में आने वाला है। कैसे, देखिए अभी एक एक क्षेत्र में ही अंग्रेज यहाँ पर काम कर रहे थे, पकड़ बना रहे थे सिर्फ बंगाल में, ठीक है। बंगाल से ही वो क्योंकि समुद्र के किनारे था, उनकी नौसेना बहुत आराम से यहाँ तक पहुंच जाती थी, ठीक। तो नौसेना यहाँ तक पहुंचती थी तो वो सिर्फ बंगाल पे ही अपना घेरा बनाते जा रहे थे कि यहाँ पर जितना बड़ा घेरा हो जाएगा उतना एरिया हमारा होता जाएगा। लेकिन मीर कासिम ने क्या सरल कर दिया कि वो भाग के गया अवध, और अवध से फिर दिल्ली। दिल्ली इतनी शक्तिशाली उस समय अंग्रेज सेना नहीं थी कि वो सीधा जाकर दिल्ली में जाके शाह आलम द्वितीय से युद्ध लड़ सके, क्योंकि दिल्ली का नाम बहुत बड़ा था, है ना। और पूरा भारत मानता था कि दिल्ली ही उनका कह सकते हैं एक तरीके से कि आका है ना, दिल्ली ही पूरे भारत को अपने बचाए हुए है, ठीक। सबसे ज्यादा नाम भी दिल्ली का था, तो अंग्रेज वहां तक सीधा नहीं जा सकते थे। लेकिन मीर कासिम पहले मुंगेर भागा, ठीक। मुंगेर में उसने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन मुंगेर से फिर वो अवध के राजा के पास भागा, अवध का नवाब भी उसके साथ हो लिया, और फिर उसके बाद जो कह सकते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय उसके पास भी गया। और ये तीनों लड़ने कहाँ पर आए, तो तीनों लड़ने आए बक्सर में, है ना। बक्सर भी बिहार में ही आपको मिल जाएगा। तो बिहार में जब लड़ने आए और अंग्रेजों ने इनको हरा दिया 1764 में, तो ये एक ईमानदारी की लड़ाई थी और अंग्रेजों ने वास्तविक में इन तीनों को एक साथ हरा दिया, और इससे पूरे भारत पर एक झटके में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस चीज को आप लोग समझ लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेजों की ये लड़ाई थी। इन तीनों को अंग्रेजों ने हरा दिया और बाद में फिर इनसे एक संधि की, कौन सी संधि की, 1765 की इलाहाबाद की संधि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध भी पूछा जाएगा आपसे, 1764 में हुआ।
और फिर इलाहाबाद की संधि 1 साल बाद उनसे हुई 1765 में। तो 2 संधियाँ हुई इलाहाबाद की। पहली संधि क्या हुई? 12 अगस्त 1765 को कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। एक ही झटके में देखिए, बंगाल भी मिल गया, बिहार भी मिल गया और उड़ीसा भी मिल गया। और ये सहमति किससे ली उन्होंने? वो ली मुगल दरबार से, मुगल शासक से, है ना? जो शाह आलम द्वितीय था ना, तो मुगल शासक से ये इनको मिल गया। फिर सेकंड वाली है 16 अगस्त 1765 को, और अवध से कंपनी को 50 लाख रुपए मिले। जो अवध था ना सुजाउद्दौला, उससे उन्होंने एक झटके में 50 लाख रुपया ले लिया। ठीक, 50 लाख भाई उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने के लिए छूट दे दी। कंपनी को अवध में कर मुक्त कर दिया, क्योंकि भाई अवध का ही तो सुजाउद्दौला था, वो भी हारा था, तो यहाँ पर कर मुक्त। तो ये हो गई इलाहाबाद की संधि। फिर बंगाल में द्वैत शासन कब आया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लाइव के द्वारा लाया गया था इसको, क्योंकि अभी तो क्लाइव ही चल रहा है ना। 1765 से 1772 तक क्या था इस द्वैत शासन में? दो तरीके से शासन किया जा रहा था। देखिए, प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी और न्याय का अधिकार, ये किसके हाथ में था? ये कंपनी के हाथ में था। ठीक है। और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय, समस्त प्रशासनिक दायित्व, ये किसके हाथ में थे? ये नवाब के हाथ में थे। तो अगर आप कभी भी कहीं भी ये पॉइंट लिखो, तो ये पॉइंट में आप मान लेना, प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी और न्याय का अधिकार, ये मेन मेन चीजें थी, वो चली गई थी यहाँ पर कंपनी के हाथ में। आंतरिक शांति व्यवस्था, ठीक, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व, ये किसके हाथ में थे? ये नवाब के हाथ में थे। ठीक है ना, समझ में आ गया द्वैत शासन। फिर 1772 में हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन द्वैत शासन से संबंधित हो गए। अब आपको बंगाल बेहतर तरीके से समझ में आ गया। बंगाल में हम लोगों ने दो तीन ही चीजें पढ़ी है। एक तो ब्लैक होल की घटना पड़ी है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। फिर प्लासी का युद्ध याद रख लीजिएगा, बक्सर का युद्ध याद रख लीजिएगा। ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी तो पूरा बंगाल समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं आंग्ल मैसूर संबंध। ठीक है, इनको समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैसूर के बारे में देखते हैं और उसके बाद आंग्ल मैसूर संबंध समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैसूर के बारे में देख लेते हैं, एक दो पॉइंट कि मैसूर, देखिए जैसे ही विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ा, तो उसी से निकला हुआ एक क्षेत्र था मैसूर। और मैसूर का नेतृत्व अब यहाँ पर कौन करेगा? हैदर अली। ठीक, हैदर अली। हैदर अली एक कह सकते हैं नॉर्मल सा सैनिक था, लेकिन वो अपनी शक्ति के बलबूते वो आगे बढ़ता गया और एक समय उसने पूरे मैसूर का नेतृत्व किया। ठीक, तो जब मैसूर का नेतृत्व कर रहा था और वो विदेशों से भी अपने संबंध रखता था और देख रहा था कि अंग्रेज कैसे एक एक करके अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब अंग्रेजों को छोड़ना नहीं चाहिए और यहाँ पर अपनी कूटनीति के हिसाब से उनको हरा देना चाहिए। ठीक, तो इसी के थ्रू ये अंग्रेजों से हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल का मतलब अंग्रेज हो गए और मैसूर का संबंध तो फिर आप हैदर अली से समझ ही रहे हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार युद्ध हुए हैं। तो चार युद्ध कब कब हुए? एक तो आपसे सन पूछ लेगा सिक्वेंस लगाने के लिए, दूसरा पूछ लेगा गवर्नर जनरल कौन थे, और तीसरा पूछ लेगा कि कौन कौन सी संधि यहाँ पर हुई। तो सबसे पहला युद्ध हुआ 1767 से 69 तक, और ये हुआ बैरेलिस्ट के समय, और इसमें मद्रास की संधि हुई। क्या कहानी थी इसकी, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हैदर अली था, तो हैदर अली से अंग्रेजों ने जब युद्ध स्टार्ट किया, तो उन्होंने अ, मराठों को और जो हैदराबाद का नवाब था ना, हैदराबाद का जो शासक था उस समय, उसको अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति से मराठों को भी अपने साथ कर लिया और और जो हैदराबाद का शासक था उसको भी अपने साथ कर लिया। ठीक है, इस चीज को समझिए आप, मराठों को भी मिला लिया और हैदराबाद को भी मिला लिया और अपनी शक्ति बढ़ा ली और इनको तटस्थ कर दिया एक तरीके से, और अंग्रेजों को हरा दिया। ठीक, अंग्रेजों को जैसे ही हराया तो मद्रास की संधि हुई, और मद्रास की संधि में हैदर अली ने सारा जितना भी उसका नुकसान हुआ था, बहुत खतरनाक आदमी तो था ये हैदर अली, तो सारा जितना भी खर्चा उसका हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, सारा का सारा वसूल लिया उसने अंग्रेजों से। ठीक है, कि इतना हमारा घोड़ा मारा गया, इतना इंसान मारा गया, इतना हमारे हथियार खराब हुए, इतने हमारे हथियार यूज हुए, सारा का सारा ले लिया। ठीक, और मद्रास की संधि में ही एक बात कही गई थी कि अब अगर कोई अंग्रेजों पर या मैसूर पर एक दूसरे पर जो भी अगर कह सकते हैं एक तरीके से हमला करेगा, तो उसका साथ एक दूसरे दोनों देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, तो अंग्रेज उसमें भाग लेने नहीं आए संधि के तहत, जो मद्रास की संधि में हुआ था। तो इसी के बाद ये बात दिख गई किसको? हैदर अली को, कि भाई कहीं ना कहीं अंग्रेज मेरे पक्ष में नहीं है, तो इसने दूसरा रूप ले लिया और फिर हुआ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें भी हेस्टिंग्स के साथ हुआ ये, और इसमें हैदर अली कह सकते हैं एक तरीके से घायल हो गया और उसके बाद मारा गया, और
यहाँ पर हुई मैंगलोर की संधि। तो इसमें अंग्रेज ज्यादा पावरफुल साबित हुए और उन्होंने जो जो मद्रास की संधि में हैदर अली ने किया था वो सारे वापस ले लिया। ठीक है, वो एरिया भी वापस ले लिया, वो धन भी वापस ले लिया, सब कुछ हो गया। फिर टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान भी एक बहुत ही शानदार सैनिक कह सकते हैं, या कुशल, उसको सैनिक तो नहीं कह सकते, उसको शासक कह सकते हैं, कुशल शासक। और इसकी भिड़ंत हुई है 1790 से 92 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस के साथ। और इसमें वो बहुत ज्यादा लड़ नहीं पाया, लेकिन उसने अपने संबंध फ्रांस से भी बना लिए थे और नौसेना भी वो कर रहा था, गोले बारूद भी बना रहा था, तोपें भी बना रहा था, हर चीज से वो कह सकते हैं संपन्न होना चाहता था। लेकिन इतने में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया और कॉर्नवालिस ने उसको और भी कमजोर कर दिया और श्रीरंगपट्टम की संधि में काफी पैसा उससे और धन उससे ले लिया गया। फिर हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें बेलिजली था और इसी में लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और ये सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने अपने उसको एरिया में मिला लिया। ठीक है, तो ये तो थे। अब इसको याद रखना है आपको, पहले में कौन, बेरिलिस्ट, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था, हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में बेलेजली। ये चारों नाम याद रखने हैं। संधि भी याद रखनी है, मद्रास, सेकंड में मैंगलोर, थर्ड में श्रीरंगपट्टम और चौथे में तो कोई संधि हुई भी नहीं है ना, क्योंकि टीपू सुल्तान जैसे ही खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने उसको अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं आंग्ल मराठा संबंध। ठीक, आंग्ल मराठा युद्ध, तो वही तरीका रहेगा, युद्ध देख लीजिए, गवर्नर जनरल और संधि, ये तीनों देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन युद्ध हुए उनके। पहला युद्ध जो 1775 से 82 तक हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ और सालभाई की संधि हुई। इसमें सालभाई की संधि आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक, सेकंड 1803 से 5 बेलेजली के टाइम पे हुआ और बसीन की संधि हुई इसमें। तीसरा 1817 से 1818 के बीच हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स और ये पूना की संधि हुई। देखिए, पहले में वॉरेन हेस्टिंग्स है और तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग्स है, तो आपको ये दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पुणे की संधि हुई और मराठों के साथ जो अन्य महत्वपूर्ण संधि हुई तो वो हुई है, वो हम लोग देख लेते हैं। और मराठा अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो एक क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी मराठा के नाम से, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो पूरा मराठा एक बार में आपको शुरू से लेकर जो मिडाइवल टाइम पे भी था वो और लास्ट तक जो आंग्ल युद्ध हुए, ये मराठा के साथ जो आंग्ल युद्ध हुए हैं वहां तक आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं, सूरत की संधि पूछी जाती है, 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ये सबसे पहली संधि थी। ठीक, फिर सालबाई की संधि तो अभी हम लोगों ने देख ली है, 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना के साथ हुई थी ये। ठीक है, और फिर उसके बाद बसीन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 1802 में। ये सारी की सारी संधि पूछी गई है, इसलिए मैंने इनको महत्वपूर्ण संधि के नाम से लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, देवगांव की संधि 1803 में हुई भोसले और अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव 1803 में हुई, जो सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके पास, सिंधियाओं के साथ हुई और अंग्रेजों की। ठीक, और राजपुर घाट की संधि पूछा जाता है 1805 में, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा उस समय क्या था, नागपुर के भोसले थे, होलकर कहाँ के थे, इंदौर के थे, और सिंधिया ग्वालियर के थे, और जो पुणे में रहते थे उस समय वो थे पेशवा। तो यही चार थे मेन और इन्हीं चारों से संधि हुई। देखिए, पेशवाओं से कौन कौन सी संधि हो गई है, ये हो गई है बसीन की संधि आपकी। भोसले से कौन सी संधि हुई, देवगाम की संधि हुई। सिंधिया से कौन सी हो गई है, सुरजी अर्जन गांव की संधि हो गई। और होलकर से कौन सी हो गई है, राजपुर घाट की। तो चारों से अलग अलग संधियां हुई हैं, तो ये चारों की चारों संधि आपसे लिख दी है। अब देख लेते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। यहाँ का जो कह सकते हैं, ये जो गोरखा यहाँ की एक रेजिमेंट है, बहुत खतरनाक ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो नेपाल से एक हुई है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, यहाँ पर ये खुद हुई। और सुगोली की संधि, देखिए उनकी याद कैसे रखोगे, सुगोली की संधि याद रखना आप लोग। ये आंग्ल नेपाल युद्ध एक ही हुआ था 1814 से 16 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस लड़ाई को लड़ा था, सुगोली की संधि हुई थी इसमें। तो सुगोली की संधि याद कैसे रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखिए। देखिए, नेपाल लोग होते हैं ना, उनकी आंखें गोल होती है ना, लंबी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, गोल गोल सी होती है। आप लोगों ने देखा होगा नेपाल के लोगों को, तो उसी से याद रखिएगा सुगोली की संधि। ठीक, फिर आंग्ल बर्मा युद्ध देख लेते हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि सबसे ज्यादा अंग्रेजों का नुकसान हुआ था, वो आंग्ल बर्मा युद्ध ही था। यहाँ पर अंग्रेज जीतने के लिए मतलब इतनी बड़ी सेना से भी नहीं लड़े, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया था। तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1824 से 26 में, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय यांडूब की संधि इसमें हुई, या यांडुबू की संधि हुई। ठीक है, फिर सेकंड वाला हुआ 1852 में डलहौजी के टाइम पे, इसमें कोई संधि नहीं हुई, ना कोई इसका निर्णय निकला। थर्ड हुआ 1858 में, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई ना, उसके जस्ट एक साल बाद 1858 में डफरिन के समय हुआ और बर्मा का विलय कर लिया गया अंग्रेजों वाले राज्य में। ठीक, अंग्रेजों ने अपने राज्य में इसका विलय कर लिया। तो ये तीन याद रखिएगा। पहले में आपसे पूछा जाएगा तो एम हस्ट, दूसरे में डलहौजी, तीसरे में डफरिन। ठीक है,
ADD के याद से नाम रख लीजिए, तो आपको नाम फिर याद आ जाएंगे, है ना। फिर आंग्ल अफगान युद्ध, तो अफगान में भी वही कहानी हुई जो म्यांमार में हुई। अफगान में भी अंग्रेज खूब पिटे, है ना। पीट मतलब वो एरिया ऐसा है, अफगानियों ने तो अभी आप लोगों ने देखा था जब यहाँ पर जो अमेरिका की सेना थी उसको भी पीट पाट के ही भगाया है। और अमेरिका जैसा राज्य वहां पर इतना ताकतवर, जो कि आज के समय की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं टिक पाया, तो उस समय अंग्रेज कैसे ही टिकते। तो पहला अफगान युद्ध हुआ था 1836 से 82 तक, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ठीक। दूसरा हुआ 1878 से 80, लिट्टन और रिपन के समय। और तीसरा हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो ये पूछा जाता है आपसे, एक तो पूछा जाएगा टाइम पीरियड, दूसरा पूछा जाएगा कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये दोनों के दोनों आप लोग को कुछ चीजें याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं सिंध अभियान। एक सिंध अभियान पूछा जाता है आपसे, 1843 ईस्वी में ये हुआ था, एलन बरो के समय में हुआ था। ये एलन बरो के शासनकाल में इसका विलय हुआ, और चार्ल्स नेपियर प्रथम इस समय गवर्नर था। ठीक है, तो ये भी एक घटना याद रख लीजिएगा। फिर देख लेते हैं आंग्ल सिख युद्ध। देखिए, सिखों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, और हम लोगों ने भी जो क्लास की थी इससे पहले, उसमें देखा था कि सिख कौन थे। रणजीत सिंह यहाँ का सबसे ज्यादा मजबूत और पावरफुल इंसान था, रणजीत सिंह, है ना। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी सेना थी, और अंग्रेज ऐसा मानते थे कि अगर इससे डायरेक्ट जाके भिड़ गए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा, है ना। तो जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध हुए, उससे पहले नहीं हुए। तो रणजीत सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई तो अंग्रेज समझ गए, और वहां पर भी देखा जाए तो पंजाब के क्षेत्र में वहां पर आपस में तनातनी होने लगी। तो फर्स्ट आंग्ल सिख जो हुआ 1844 से 48 के बीच, उस समय लॉर्ड हार्डिंग था, हार्डिंग के समय हुआ, और ये लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि हुई, क्योंकि इसमें पंजाब का जो था गुलाब राय उस समय काम कर रहे थे, वो हार गए, है ना। फिर सेकंड युद्ध फिर से हुआ 1848 से 1919 के बीच, डलहौजी के टाइम पे, और पंजाब का विलय कर लिया गया। और जो वहां के राजा दिलीप सिंह थे उनको भेज दिया गया कहां पर, इंग्लैंड में। और जो उसी समय कोहिनूर हीरा था वो भी पंजाब से अंग्रेजों ने हासिल कर लिया था अपने पास। ठीक है, तो ये आप लोग इतना याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया भारत की जो विलय था ना, चाहे वो बंगाल हो, चाहे फिर वो मैसूर हो, चाहे फिर वो मराठा हो, या फिर वो पंजाब हो, नेपाल और म्यांमार का क्षेत्र और अफगान का क्षेत्र भी हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर देखते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको यही नोट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्ले ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।